दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो नमस्ते, मैं हूं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं दी प्रिंट की एक खास सीरीज़ पेज टर्नर। एक लंबे ब्रेक के बाद किताबों की दुनिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हर बार की तरह ये वाली किताब भी है तो नॉन फिक्शन, लेकिन इस बार थोड़ी एकेडमिक किताब है। इस किताब का नाम है दास्ताने हिमालय। वैसे आज हम हिमालय की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में हुई चमोली त्रासदी ने एक बार फिर से हिमालय को हमारे नैरेटिव से लाकर जोड़ दिया है। तो हम इंस्टाग्राम की रील्स के इतर हिमालय को कितना जानते हैं? आज के इस एपिसोड में हम इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोशिश कितनी सफल होती है ये नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा कि कृष्णनाथ ने कहा है कि खुद हिमालय भी हिमालय को नहीं जानता। मतलब हर कोई अपने वाले हिस्से के हिमालय को ही पहचानता है। इसीलिए तो लेखकों, इतिहासकारों और रिसर्चर्स ने हिमगाथा के सिरे को अपने अपने तरीके से पिरोने की कोशिश की है। दास्ताने हिमालय को लिखा है हिमाचली इतिहास, संस्कृति और सामाजिक आंदोलनों पर यादगार अध्ययन करने वाले शेखर पाठक ने। शेखर कुमाऊं विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं। किताब 2 भागों में रिलीज हुई है, जिसे छापा है वाणी प्रकाशन ने। दोनों भागों को मिलाकर कुछ 700 पन्ने हैं, जिसमें हम तीर्थ यात्रियों के मोक्ष स्थल, पर्वतारोहियों के विजय क्षेत्र या फिर साधन संपन्न लोगों के ऐशगाह माने जाने वाले हिमालय से परे उस पहाड़ के बारे में जान पाते हैं जिस पर दक्षिण एशिया की प्रकृति और समाजों का अस्तित्व टिका है, जो पूर्वोत्तर की सदाबहार पहाड़ियों को ठंडे रेगिस्तानी लद्दाख कराकोरम से जोड़ता है, तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के उर्वर मैदानों को तिब्बत के पठार से। पहले भाग में हिमाचल की प्रकृति, इतिहास, सामाजिक संस्कृति, पर्यावरण, आपदा और कुछ असाधारण व्यक्तित्वों जैसे कि पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली, लेखक और हिमालयविद राहुल सांस्कृत्यायन और गांधी जी की शिष्य सरला बहन के बारे में विस्तार से लिखा गया है। पहले वाले भाग में पहाड़ों पर उपजे सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य के हिमाचल में आगमन का भी ब्यौरा है। इसके लिए लेखक ने इतिहास की कई सारी किताबों का रेफरेंस लिया है और हर चैप्टर के अंत में उन किताबों के नाम भी सिलसिलेवार तरीके से बताए गए हैं। मतलब आप उन किताबों को भी पढ़ना चाहते हैं तो खोजकर आप पढ़ सकते हैं। किताब में शेखर हिंदू कुश पर्वत के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि सिकंदर महान और उसके सैनिक पहली बार इतनी ऊंचाइयों, कठिनाइयों और विरल हवाओं से ही आए थे। 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर हिंदू कुश हिमालय में प्रवेश कर सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत में आया और 329 ईस्वी पूर्व में वापस गया। वापसी में बेबीलोन में सिकंदर की मौत हो गई। लेखक बताते हैं कि विश्व विजेता को इन ऊंचाइयों ने ही तो ध्वस्त कर दिया था। सिकंदर के अनेकों सैनिक एक ग्लेशियर और दर्रे को पार करने में ही दफन हो गए। किताब में हिमालय के एक और ज़रूरी पक्ष को लिखते हुए शेखर ने कहा है कि यहाँ कई सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संस्थाओं ने भी बदलाव की बयार शुरू की, लेकिन ये धर्मांतरण में भी लिप्त रहे। हालांकि वो ये भी लिखते हैं कि कैसे इन संस्थाओं ने हिमालय में शिक्षा और चिकित्सा के विस्तार में मदद की। वो लिखते हैं कि जहाँ नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में ईसाई संस्थाओं ने धर्मांतरण को आधार बनाया, तो हिमालय में पहली बार दलित, आदिवासी और महिला शिक्षा की शुरुआत भी की। वैसे इसी दौर में प्रेस और पत्रकारिता की भी शुरुआत हुई। हालांकि मिशनरियों ने सबसे पहले बाइबल और धार्मिक साहित्य को ही छापा, लेकिन धीरे धीरे अन्य प्रकाशन भी छापे जाने लगे और यही प्रकाशन नए युग के वाहक भी बने। भारतीय पुनर्जागरण का असर भी हिमालय में फिर नजर आने लगा था। अब आते हैं किताब के दूसरे पार्ट पर, जो उत्तराखंड पर केंद्रित है। इस पार्ट में उत्तराखंड के सामाजिक आंदोलनों के कॉन्टेक्स्ट से लेकर कुली बेगार आंदोलन की जांच पड़ताल शामिल है। इसके साथ साथ किताब में टिहरी रियासत के ढंढकों से शुरू हुए सामाजिक प्रतिरोधों के आम जनमानस तक पहुंचने की भी व्याख्या की गई है। दूसरे पार्ट का एक चैप्टर कफलटा हत्याकांड के बारे में भी है, जिसके बहाने शेखर अभी भी वहां बची जातीय कट्टरता और सामंती सोच का लेखा जोखा करते हैं। तो आखिरकार वो हत्याकांड क्या था, इस एपिसोड में हम जानते हैं। दरअसल 1980 में अल्मोड़ा जिले के रानीखेत के कफलटा गांव में 15 आदमी मारे गए थे और एक मकान को आग लगा दी गई थी। घटना को लेखक श्याम प्रसाद की बारात कहते हैं। ये शिल्पकारों और सवर्णों के बीच पैदा हुए कॉन्फ्लिक्ट की कहानी है। कफलटा गांव में शिल्पकार, ठाकुर और ब्राह्मण साथ साथ रहते थे। जब 40-50 बाराती इस गांव से गुजरे तो कफलटा के सवर्णों ने कहा दूल्हे को डोली से उतार दिया जाए। लेखक बताते हैं कि सवर्ण चाहते थे कि दूल्हा डोली से उतरे और हमेशा की तरह गांव से पैदल चलकर गुजरे। शिल्पकारों ने बात नहीं मानी। जबरदस्ती उतारने पर हाथापाई हो गई और इसी बीच एक बाराती ने असम में कार्यरत लांस नायक खीमानंद को चाकू मार दिया। आसपास के पत्थरों और दीवारों पर खून की पिचकारियां फेंकता हुआ खीमानंद वहीं ढेर हो गया।
इस घटना के बाद आसपास के गांवों में सवर्ण जमा होने लगे। कुछ बाराती भाग गए तो कुछ बारातियों ने राम नाम के एक व्यक्ति के घर में शरण लेने के लिए दौड़ लगाई। जिस घर में बाराती शरण लेने गए थे उस घर को सवर्णों ने आग लगा दी। 6 आदमी जलकर भस्म हो गए और 8 भागते हुए मारे गए। इनके शव खेतों में बिखरे पड़े थे। लेखक बताते हैं कि इस घटना को लेकर पूरे पहाड़ में तमाम तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। शेखर के मुताबिक इस कांड में मारे गए खीमानंद के परिवार को कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली, न ही उस व्यक्ति को जिसका घर जलाया गया था। इस पार्ट में एक चैप्टर और है जिसका नाम है हिमालय के हिंदुओं की जांच पड़ताल। शेखर यहाँ पर एक बहुचर्चित लेखक और प्रोफेसर जेराल्ड डी बेरीमन के रिसर्च को लेकर बात करते हैं कि कैसे अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आया एक रिसर्चर भारतीय राजनीति में इतना अहम हो गया, जिसके उत्तराखंड में आने को लेकर बैन की मांग तेजी से उठने लगी। आखिरकार ये पूरा माजरा क्या था? शेखर लिखते हैं कि साल 1957-58 में फोर्ड फाउंडेशन ने बेरीमन को एक शोध के लिए भारत भेजा। उन्होंने लगभग 1.5 महीने तक उत्तराखंड के सिरकंडा गांव में रहकर एक पेपर तैयार किया। भारत से जाने के बाद बेरीमन ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इस पेपर को एक किताब के तौर पर छापा। किताब का नाम था हिंदूज ऑफ हिमालयाज। भारत में इसे ऑक्सफोर्ड ने प्रकाशित किया था। इस किताब को लेकर भारत में जबरदस्त विरोध हुआ और बेरीमन को CIA का एजेंट भी घोषित किया जाने लगा। आरोप लगा था कि ये किताब भारत की महान प्रवर्तीय संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन इस बीच बेरीमन ने सैन फ्रांसिस्को में एक बयान दिया। उन्होंने कहा, जो मैंने देखा वही लिखा। उस किताब की फाइंडिंग्स को शेखर अपनी किताब में जगह देते हैं और उसकी आलोचना भी करते हैं। बेरीमन की किताब से कोट करते हुए लिखा गया है कि संपूर्ण उत्तरी भारत में पहाड़ों को वेश्याओं का स्रोत समझा जाता है। बेरीमन की फाइंडिंग्स के मुताबिक दुल्हन की कीमत ली जाने वाली प्रथा के कारण पहाड़ में इस तरह के कार्य संभव हो जाते हैं, क्योंकि पूरी तरह से वैध विवाह व्यवस्था में औरत की कीमत लेना प्रचलित है। एक और पॉइंट में बेरीमन ने पहाड़ों के बारे में लिखा है कि यहाँ बहुपतिवादी प्रथा का सार्वजनिक तौर पर तो क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन घरों के भीतर इसे स्वीकार्यता प्राप्त है। तीसरी बात उन्होंने लिखा है कि मैदानी लोगों द्वारा पहाड़ के लोगों को नैतिकता की दृष्टि से हीन समझा जाता है। बेरीमन के मुताबिक मैदानी लोग पहाड़ी लोगों को अपने से नीचे और जादू टोना करने वाला समझते हैं। पहाड़ी औरतों की सेक्सुअलिटी और बहुपति प्रथा के बारे में इस तरह सनसनीखेज बातें लिखने की वजह से बेरीमन की किताब का देश में विरोध हुआ था। लेकिन शेखर इस किताब में लिखते हैं कि बेरीमन से पहले भी ये बातें कई सारी विवादित किताबों में कही जा चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर वो लिखते हैं कि 1886 में आर्टिगन्स द्वारा बहुपति प्रथा पर लिखे जाने वाली बात हो, या फिर मजूमदार द्वारा हिमालयी पॉलिएंड्री पर लिखी गई किताब, या फिर यशवंत सिंह परमार की विवादित किताब हो। शेखर का मत है कि बेरीमन ने इस मामले को ज़्यादा ही तूल दे दिया और उन्होंने सिरकंडा के अतीत या भविष्य के कॉन्टेक्स्ट के मुकाबले उसके वर्तमान पर ही फोकस किया, उसी को तवज्जो दी। हिमालय के इतिहास से जुड़ी इस तरह की कई सारी कहानियां जानने के लिए आप ये दोनों भागों की किताब को पढ़ जाइए। इसके अलावा नेक्स्ट पेज टर्नर के लिए कमेंट सेक्शन में आप हमें सजेशंस भेज सकते हैं कि हमें किस किताब पर चर्चा करनी चाहिए। द प्रिंट को आप सोशल मीडिया पर फॉलो करिए और ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर करिए। द प्रिंट के लिए ज्योति यादव।